Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are working very hard and thinking even harder. हर चीज़ को आप लोग गहराई से देख रहे हैं और क्वेश्चंस ज़रूर पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर रहे. जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, when you try to learn a new thing, there will be lot of questions which will सर्ज इन योर माइंड. बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, आप उन सब को आंसर करने की कोशिश करो. एंड आई हैव रिक्वेस्टेड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो. पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था आप पोस्ट कर सकते हो. आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूं. कोई क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है बेटा. छोटे से छोटा क्वेश्चन ही एक नए आइडिया को एज जैसे जन्म दे सकता है. आप भी नेक्स्ट आइंस्टाइन, नेक्स्ट बोहर, नेक्स्ट न्यूटन कुछ भी हो सकते हो. बस द पॉइंट इज़ बीइंग कॉन्फिडेंट एंड नर्चरिंग योर थॉट्स. जो भी आपको दिमाग में आइडिया आ रहा है उसको आप सोचो, उसको पूछो, उसको इग्नोर मत करो. ओके, सो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज हमारा 4th लेक्चर है वर्क पावर एनर्जी का. 3rd लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. आई होप आपने वो लेक्चर अच्छे से समझा है और उसको अंडरस्टैंड कर लिया है. अगर नहीं किया है तो आपको इस लेक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इससे पिछले लेक्चर देखिए, वर्क पावर एनर्जी 3rd लेक्चर. एंड आज हम उसके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट करेंगे विच इज़ कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी साइंस के अंदर. मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ईजी कर देता है और ये अगले साल तक यूज़ होगा. +2 में भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होने वाला है. इसके बिना बेटा बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी और उसमें थोड़ा बहुत गलत हो जाता है जब आप बिना बेसिक्स के उसको मगिंग करते हो, रटना उसको शुरू कर देते हो. तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप ये अच्छे से थ्योरम को समझो. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, लेट अस सी. पहले स्टेटमेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है बेटा कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लगी हुई हैं, चाहे वो कंटैक्ट फोर्स हो, चाहे वो फील्ड फोर्स हो, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो. कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगा. लेकिन अभी आप मान लो कि कोई भी किसी भी टाइप की फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, एनीथिंग, टेंशन वाली फोर्स, जितनी भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लगी हुई हैं, अगर आप उन सब का वर्क डन निकालो और उस वर्क डन को ऐड कर लो. मान लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 फोर्सेस लगी हुई हैं और ऑब्जेक्ट मूव किया, तो आप उन चारों फोर्सेस का वर्क डन निकाल लो. और जब आप उस वर्क डन को ऐड करोगे, वो वर्क डन का एडिशन यानी कि टोटल वर्क डन हमेशा ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा. यानी कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस या सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. राइट, इसमें ये नहीं सोचना कि सर ये कंटैक्ट फोर्स है या ये फील्ड फोर्स है या ये टेंशन है या फ्रिक्शन है. जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, आपने सबको कंसिडर करना है, सबके वर्क निकालने हैं और उनको ऐड करना है. राइट, अब इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम. अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम sum of work done by all the forces acting on an object is equal to the change in kinetic energy
ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। यानी कि जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पर लगी हुई हैं उन सब का वर्क निकालो, उनको ऐड कर लो, तो वो किसके इक्वल होगा बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखें, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो जाएगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब इसका हम थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस। इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लगी हुई हैं और F जो है वो नेट फोर्स है। बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं लेकिन F उसका रिजल्टेंट है। अब मान लेते हैं इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट है जो वो डिस्प्लेस कर गया, मान लो यहाँ से यहाँ, ये A है ये B है, ऑब्जेक्ट A से B तक डिस्प्लेस कर गया, राइट। एंड ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसी भी हो सकती है बेटा? वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। तो हम वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि वेरिएबल में कांस्टेंट अपने आप आ जाएगा। अगर आप वेरिएबल फोर्स लोगे तो उसके अंदर कांस्टेंट वाला केस अपने आप आ जाता है। लेट अस सी, अब सपोज अब यहाँ से यहाँ तक ये गई है, हमने इसका वर्क डन निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने पढ़ा था बेटा जब वेरिएबल फोर्स होती है तो आप पहले क्या करते हो? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हो, कैलकुलेट करते हो, उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन करते हो, राइट। वो आप हमारे वर्क पावर एनर्जी के सेकंड लेक्चर में देख सकते हो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो dW क्या आ जाएगा आपके पास? F dx। सो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? इसकी इंटीग्रेशन F dx। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, F क्या हो गया बेटा? ma dx। अब आप यहाँ से समझो, ये जो F है ये एक फोर्स नहीं है बेटा, क्योंकि देखो F की वैल्यू मैंने पुट की है m इंटू ए। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? F इक्वल्स टू ma में F क्या होता है? F कौन सी फोर्स होती है बेटा? राइट, F होता है नेट फोर्स। तो ये F जो है ये नेट फोर्स है। तो ये नेट वर्क डन आ रहा है हमारे पास, क्योंकि आप नेट फोर्स ले रहे हो, उसका वर्क डन निकाल रहे हो, यानी कि उसके अंदर सारे के सारी फोर्सेस का वर्क डन इंक्लूड हो गया। तो ma dx, ओके, m एक्सेलेरेशन क्या हो गया बेटा? dv बाई dt dx। अब dx बाई dt को हम लिख देते हैं v, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो आपके पास बेटा वर्क कितना आ गया? वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन m dv इंटू v। अब इसके इंटीग्रेशन की लिमिट्स डालते हैं बेटा। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल हो गई v, क्योंकि इंटीग्रेशन v की हो रही है, वेलोसिटी की इंटीग्रेशन हो रही है, तो वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू आएगी और वेलोसिटी की ही फाइनल वैल्यू आएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी u और फाइनल वेलोसिटी होगी बेटा v, ओके। m कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब v की इंटीग्रेशन हो जाएगी v स्क्वायर बाय 2 रेज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय द टोटल पावर। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता तो बेटा आपको इंटीग्रेशन देखना चाहिए। वैसे इसका तो सिंपल ही है बेटा, v की पावर 1 है तो एक पावर बढ़ा देनी है और टोटल पावर से डिवाइड कर देना है। अब इसमें बेटा कई लोग सोचते हैं सर m की इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये dv है। अगर यहाँ m dm होता, आप अगले चैप्टर्स में देखोगे m dm भी आएगा। तो अगर m dm होता बेटा तो m की इंटीग्रेशन होती, v बाहर चला जाता। तो इंटीग्रेशन उसकी होती है जो अगर यहाँ dx होता तो x की इंटीग्रेशन होती, dt होता तो t की इंटीग्रेशन होती, एंड सो ऑन। तो ये डिसाइड करता है कि किस इंटीग्रेशन किसकी होनी है। तो v की पावर 1 थी बेटा, पावर में एक ऐड कर देना है और टोटल पावर से डिवाइड कर देना है। तो v स्क्वायर बाय 2 आ गया, u एंड v। तो वर्क डन कितना आ गया बेटा? m। इसके बाद क्या करते हैं? अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, ओके, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, ओके। तो आप देख सकते हो अगर इसको खोला जाए, इफ़ यू एक्सपैंड दिस, आपको क्या मिलेगा? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो बेटा कितना आ गया? वर्क डन इक्वल्स टू
ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है, मैंने आपको बताया वो यहाँ से आ रहा है, राइट। अगर आपके दिमाग में आता है सर ये तो आपने एक ही फोर्स का वर्क निकाला, बिल्कुल अच्छी बात है ये। आप बोलोगे सर एक ही फोर्स दिखाइए, तो आप कैसे क्लेम कर रहे हो कि ये सारी फोर्सेस हैं? तो मैंने बोला ये देखो, जब मैंने फोर्स को एम में पुट किया, यानी कि ये नेट फोर्स है यहाँ पे, ओके, तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो बेटा ये क्या हो गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस जो भी एक्ट कर रही हैं, आप उन सब का वर्क निकाल लो और उन सारे वर्क्स को ऐड करो, वो किसके इक्वल आएगा हमेशा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटे आपको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि इसकी जैसे मिलती जुलती कई और चीज़ें आएंगी, राइट, कई और थ्योरम्स आएंगे, कई और कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो इससे काफ़ी मिलते होंगे। लेकिन अगर आपने इसको बहुत अच्छे से याद किया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल मीन्स ऑल, चाहे वो फ्रिक्शन है, चाहे वो टेंशन है, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स है, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एनी, चाहे वो पुलिंग फोर्स है, चाहे वो पुशिंग फोर्स है, जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब का वर्क निकालना है और उन सबको ऐड करना है। वो किसके इक्वल आएगा, ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, राइट, लेट अस सी। इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा, उससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और बेटा जब पढ़ते हो बी मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब हर वर्ड को अच्छे से पिक करो, हर वर्ड को अच्छे से समझो, राइट, तभी आपको साइंस अच्छे से आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वर्ड के ऊपर ध्यान दिया जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट विद ए क्वेश्चन। An object is dropped from a height of 125 meter. It lands with a velocity of 40 meter per second on the ground. What is the work done? What is the work done by the air resistance? What is the work done by the air resistance on the object? Mass of the object is 2 kg. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया, ओके, कितनी हाइट से, 125 मीटर हाइट से। देखो बेटा अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उनमें कभी भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लिया गया। एयर रेजिस्टेंस को हम हमेशा से इग्नोर करते आए हैं। हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, प्रोजेक्टाइल पढ़ा, एयर रेजिस्टेंस का ये पहली बार मेंशन है कि आप एयर रेजिस्टेंस अकाउंट में लेना है। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, कहते हैं जब ये नीचे पहुंचा ग्राउंड पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई, 125 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है, और जब ये नीचे लैंड कर रहा है बेटा तो यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड है, ओके। अब आप इसमें सोचो, जब ये ऊपर से नीचे आया कितनी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं, आपको फील होना चाहिए बेटा। मैं हर चैप्टर में बोलता हूँ, जब तक फील नहीं हुआ तब तक आप क्वेश्चन भी करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आएगा आपको मुश्किल हो जाएगी। आप फील करो, जब ये नीचे आ रहा है कितनी फोर्सेस लग रही हैं। आप आंख बंद करके भी इमेजिन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो एक तो ग्रेविटी, क्यों नीचे गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है, और दूसरा एयर रेजिस्टेंस उसको स्लो कर रहा है, राइट। तो दो ही फोर्सेस लगी हुई हैं, तो दो ही फोर्सेस ने वर्क किया। तो पहले हम लिखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, निकालते हैं पहले ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। लेट अस सी, फोर्स कितना हो गया बेटा, mg, यानी कि 20, m 2 kg दिया हुआ बेटा, 2 × g 20 हो गया।
डिस्प्लेसमेंट कितना है 125 मीटर, ओके। थीटा कितना है, अब ऑब्जेक्ट बेटा नीचे की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है और आपकी वेलोसिटी भी फोर्स भी बेटा नीचे की तरफ है, mg भी नीचे की तरफ लगा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रही है, यानी कि थीटा हो गया बेटा 0, तो यानी कि cos 0 डिग्री, तो कितना बन गया बेटा ये cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, तो ये आ गया आपके पास 2500 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस वो हमें फाइंड करना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, के इनिशियल कितना है बेटा 0। क्यों 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कोर्स 0 है, रिलीज किया कोई वेलोसिटी नहीं थी, रिलीज किया, ओके। के फाइनल देखते हैं, जब ये लैंड किया हाफ एम बी स्क्वायर, एम कितना है 2 इंटू वी का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, कितना हो गया बेटा 1600 जूल। अब हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, मैं इसको इरेज कर देता हूं इधर से, ये तो आपको समझ आ ही गया है। ये 2 kg ऑब्जेक्ट का मास है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है बेटा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। बेटा इनिशियली अगेन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आई विल इंसिस्ट कि आप जरूर करो कि आप स्टेटमेंट जरूर लिखो जो भी आप सीखते हो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। बेटा एक भी चीज़ इसमें से मिस हो गई, मान लो वर्क डन लिख दिया आपने अकेला, ऑल आपको याद नहीं रहा तब भी गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए सारी चीज़ें लिखो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज क्या होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा चेंज इन एनीथिंग इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अब यहाँ पे कितनी फोर्सेस हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू के फाइनल 1600 माइनस 0, ओके। अब बेटा पुट कर देते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है 2500 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1600, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना आ गया है 1600 माइनस 2500, तो 2500 माइनस कितना आ जाएगा माइनस 900, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज माइनस 900 जूल। नेगेटिव वर्क आया है बेटा, नेगेटिव वर्क आया है, इसका मतलब क्या हो गया, क्यों है वर्क डन नेगेटिव, क्योंकि बेटा जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगी। तो देखो एयर रेजिस्टेंस की जो फोर्स है वो वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 180 का एंगल है, राइट। एयर रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेटा ऊपर की तरफ एंड आपकी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की तरफ है, 180 का एंगल है, cos 180 बेटा क्या होता है -1 होता है। और एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप थोड़ा सा सोचो बेटा, यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने पूछा है वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकालो, बच्चा सोचेगा मैं फोर्स निकालता हूँ, बेटा यहाँ पर फोर्स निकल ही नहीं सकती, राइट। हम फोर्स नहीं फाइंड कर सकते एयर रेजिस्टेंस की। कोई कहेगा सर कर सकते हैं, वर्क डन तो आ ही गया, ओके, तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा लगा के, नो बेटा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हमें नहीं पता कि कांस्टेंट है या नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट है यहाँ पे, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की फोर्स में भी कांस्टेंट ना हो, राइट। और एनीवेज हम क्या होगा, मतलब बेसिकली मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आप उस एंगल से सोचो कि वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है इंटू कॉस थीटा होता है, तो पहले हम फोर्स फाइंड करते हैं, तो आप फोर्स फाइंड करते रहोगे लेकिन वो फोर्स नहीं आएगी, राइट। तो इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम आपको ध्यान रखना है, राइट। क्योंकि बेटा पहले जैसे ही आपसे वर्क कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा, बोला जाएगा, तो आपका ध्यान आएगा एफ एस कॉस थीटा, तो आपको इसके बारे में भी सोचना है, कई बार वहाँ से आंसर नहीं आएगा। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, an object
is thrown upwards with a velocity of 100 meter per second if it rises to a maximum height of 300 meter, find the work done by the air resistance। बेटा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप इसको पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद यू कैन वेरीफाई विद द सोल्यूशन, राइट। वैसे आपको करना चाहिए, आई थिंक काफ़ी लोगों को समझ आ गया होगा, तो आपको ऐसा करना चाहिए। लेट अस सी, इसका मास भी लिख देते हैं, मास इक्वल्स टू से 2 kg। ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, ओके, कितनी वेलोसिटी के साथ? 100 मीटर पर सेकंड के साथ। और ये कितनी हाइट तक पहुंच गया बेटा? ये बोल रहे हैं 300 मीटर, ओके, 300 मीटर इसने गेन कर लिया। अब ये बोलते हैं कि यानी कि इसको और ऊपर जाना चाहिए था बेटा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं होती तो ये और ज़्यादा ऊपर जाता, हवा ने तो उसको रोक दिया ना ऊपर जाने से। अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, ओके। अब इसके ऊपर कितने वर्क हो रहे हैं बेटा? 2 ही वर्क हो रहे हैं, एक तो ग्रेविटी का वर्क और एक एयर रेजिस्टेंस का वर्क। तो ग्रेविटी का वर्क निकाल लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू फोर्स कितनी होगी बेटा? 20, डिस्प्लेसमेंट 300। अब यहाँ पे क्या है देखना, कॉस 180 डिग्री। सर क्यों? देखो ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और mg लगा हुआ है नीचे, तो देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऊपर mg नीचे, तो 180 का एंगल आ गया। बेटा हर छोटी से छोटी चीज़ मैटर करने वाली है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस। एवरी मिनिस्क्यूल, माइन्यूट, ट्राइफल, कुछ भी बोल लो, ये सारे सारे इनका मतलब होता है छोटा, राइट। हर छोटी से छोटी चीज़ मैटर करेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 20 300 कॉस 180 कितना हो गया बेटा? ये -1 हो गया, -6000 जूल, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया, ओके। एंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। अच्छा बेटा, ओके, सो के इनिशियल कितना हो गया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ये आ गया बेटा 10,000 जूल आ गया बेटा आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे तो जाके बेटा ये रुक गया, ये के फाइनल हो गया, ये हो गया 0, बिकॉज वेलोसिटी 0 होगी, तो के फाइनल आपका कितना आ गया बेटा? 0। अब हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी -6000 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा फाइनल माइनस इनिशियल 10,000, राइट, 10,000 जूल था। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना आ गया? ये उधर गया बेटा -4000 जूल। तो एयर रेजिस्टेंस ने कितना काम किया है बेटा? -4000 जूल, राइट। तो इस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन में बेटा डिफरेंट तरीके से ये लगेगा, राइट। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा जितने आप कर सकते हो करो, जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। एंड यस, खुद सोचो और बेटा खुद भी क्वेश्चन बनाओ, इसी के अंदर आप कुछ ना कुछ चेंज करके देखो, छोटी छोटी चीज़ें चेंज करो। देखो सर इसको ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, राइट। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, इसका मास है 2 kg और ये रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इसका जो म्यू है वो 0.4 दिया हुआ है। हमने इसके ऊपर
10 न्यूटन फोर्स लगाई। नाउ दे से, अभी क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी find the velocity 2 second after the start। हम इसको बेटा दोनों मेथड से करके देखते हैं। एक बार तो हम करते हैं इसको बिना वर्क पावर के और एक बार विद वर्क पावर। ठीक है, लेट अस सी कौन सा अच्छा होता है। पहले हम करते हैं इसको काइनामेटिक्स से करते हैं, प्लस लॉज ऑफ मोशन। अब बेटा इसके ऊपर लगी हैं 4 फोर्सेस, एक mg लगी है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा है r, एक आपने इधर लगाया है 10 न्यूटन और एक इधर लग गया बेटा फ्रिक्शन। अब ये इस साइड को एक्सेलरेट करेगा बेटा, क्या लगाना पड़ेगा, न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखते हैं कैसे लगेगा। पहले फ्रिक्शन निकाल लो बेटा, फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू आर। म्यू कितना दिया है 0.4, आर कितना हो गया बेटा mg। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर देखो बेटा प्लीज़ जाके, राइट। आपको प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर चीज़ लिंक्ड है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है सर मुझे ये नहीं आता। कोई आना, किसी चीज़ का नहीं आना बुरा नहीं है बेटा, लेकिन उसको मेंटेन रखना वो बहुत बुरा है। कुछ चीज़ अब आज नहीं आती, आप सोचो कि मेरे को कल आएगी तो मैं आज जाके सीख लेता हूँ। तो बेटा ऐसा करो, हमेशा पोस्टपोन मत करो चीज़ें, ठीक है। एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। ओके, म्यू कितना है 0.4, आर कितना हो गया mg यानी 20, यानी कि 8 न्यूटन आ गया बेटा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास 8 न्यूटन आ गई है। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो बेटा, 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके फाइन, एक्सेलेरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने पूछा गया था फाइंड द वेलोसिटी 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ओके, तो बेटा v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इक्वल्स टू यू तो 0 ही है, सर पता क्या है लगा आफ्टर द स्टार्ट, u 0 है, एक्सेलेरेशन 1 इंटू टी 2 हो गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड। सर इसमें तो कोई वर्क नहीं लगा कोई, यस यू कैन सॉल्व इट विदाउट द एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्क पावर एनर्जी, बट आप देखते हैं जो हमने सीखा है क्या उससे भी हो सकता है। अब बेटा इसके अंदर मुझे निकालना पड़ेगा, मैं चाहता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहते हैं। ओके, तो वर्क डन बाय पहले निकाल लेते हैं 10 न्यूटन, कैसे निकलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट हम थोड़ी सी जगह यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ये तो ख़त्म हो गया। S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी कि यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, यानी कि इतना काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन जरूर लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आ गया। अब S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, बेटा कितना आ गया 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आ गई। बेटा मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये वेरीफाई हो जाए कि क्या वर्क एनर्जी थ्योरम वाकई में सेम आंसर देती है, नंबर 1। और नंबर 2 आपको कंपेयर करना भी आ जाएगा। बेटा एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टॉप करना है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम है, चाहे वो आगे कोई भी आप एग्ज़ाम करोगे, अगर आपको टॉप लेयर्स में रहना है तो आपको हर क्वेश्चन के 3 से 4 मेथड आने चाहिए, ताकि आप डिसाइड कर सको कि किस मेथड से आपका टाइम सेव होगा। ये सब ब्रेन में होगा बेटा, देखते ही पता लग जाएगा, आपका माइंड कहेगा ओके ओके ओके, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे करता हूँ तो कम लगेगा, तो ये वाला चूज़ करना है, ठीक है। तो आप कंपैरिजन आप यहाँ देख लेना। अच्छा, 10 न्यूटन का वर्क डन, फोर्स 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, थीटा कॉस 0, इस तरफ फोर्स और इसी तरफ बेटा डिस्प्लेसमेंट भी है, तो कॉस 0 हो गया 20 जूल। फाइन, वर्क डन बाय 10। अब वर्क डन बाय 8 निकालते हैं, फ्रिक्शन 8 था, यस, कितना हो गया 8 इंटू 2 इंटू कॉस 180 डिग्री, यानी कि -16 जूल। अब टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, अब फिर से वही लिख लेता हूं बेटा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज 20 माइनस 16 इक्वल टू हाफ इंटू
m कितना है 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस 0। तो बेटा सर 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 थी, तो आपके पास वी स्क्वायर आ गया 4, तो v की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप बोलोगे सर इसमें तो ये नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये लगा के थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, ये तो यहीं से ही बेनिफिशियल है अगर एग्ज़ाम में आता है। लेकिन बेटा अभी इस मोमेंट पे मैं चाहता हूँ आप सब लोग क्वेश्चन को दोनों मेथड से करें। इसका ये एडवांटेज है बेटा, जब आप ये लगा रहे हो, एक तो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम की प्रैक्टिस हो रही है बेटा, आपको अलग से प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस पर टॉपिक बहुत कम होते हैं, राइट, तो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो आप, और अच्छी बात है कि मिक्स हों ताकि आपको रैंडमली पिक करके क्वेश्चन सॉल्व करना आए। तो इसमें देखो, एक तो आपको वर्क निकालना आ रहा है, राइट, वर्क कैसे निकालना है, थीटा देखना आ रहा है, और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो इट्स गुड कि आप इस वक्त दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप देख के आपको फिर से इसको मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। ये बोलते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 2t क्यूब बाय 3, 2t क्यूब बाय 3 मीटर। Find the work done on the object in 1 सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट की बेटा पोजीशन दे रखी है और ये बोल रहे हैं 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क हुआ, यानी कि टोटल वर्क पूछ रहे हैं। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ऑल द फोर्सेस इन 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है, अब बेटा वर्क डन कैसे निकालें, फोर्सेस तो हमारे पास है नहीं, राइट। तो अब सुनना ध्यान से, इन्होंने एक्स को दिया है। अब एक तो हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर मैं इसके बिना भी करूंगा सॉल्व, फिर आप देख लेना बेटा। कईयों को मुश्किल टाइप से करना अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपकी बेसिक नेचर को वैसे ही रहने देना, कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करना। आना सब कुछ चाहिए बेटा, ऐसे नहीं है कि यही मेथड आता है, हैंडीकैप मत रखना कुछ। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं। एक्स दिया हुआ बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी है 2t क्यूब बाय 3। हम dx बाई dt निकालते हैं। सर ये क्या हो गया, वेलोसिटी होगी, dx बाई dt कितना हो गया 2 बाई 3 कांस्टेंट है, t क्यूब की डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, यानी कि 2t स्क्वायर आ गया। ओके, और ये आपका वेलोसिटी हो गया बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2t स्क्वायर। फाइन। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। यस, इसमें मास नहीं दिया, मास ले लेते हैं बेटा 2 kg, राइट। ओके, अब वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, v इनिशियल निकालते हैं। इसने बोला 1 सेकेंड में फाइंड द वर्क डन बाय द ऑन द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। तो 0 से 1 हो गया, इनिशियल t 0 हो जाएगा, तो v इनिशियल 0, v फाइनल कितनी होगी बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब k इनिशियल कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू 0, ये तो 0 ही होगी बेटा, तो k इनिशियल तो 0 हो गई। k फाइनल देखते हैं, हाफ इंटू एम कितना हो गया 2 इंटू वी का स्क्वायर, यानी कि 4, तो 4 जूल आ गई, राइट। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है, k फाइनल माइनस k इनिशियल, यानी कि 4 माइनस 0, यानी कि 4 जूल आ गया बेटा। तो सारी फोर्सेस ने मिलके इस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क किया है, 4 जूल वर्क किया है। लेकिन ये आया है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम से। अगर मैं चाहता हूं कि इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के बिना करूं तो कैसे करना चाहिए, लेट अस सी। बेटा वर्क डन होता है एफ डी एक्स,
राइट सर ये एफ डी एक्स क्यों ले रहे हैं, क्या फोर्स वेरिएबल है? यस बेटा वेरिएबल है। मैंने इसको देख के जज कर लिया क्योंकि मैंने मेंटली कैलकुलेट किया। आप भी कर सकते हो। लेट अस सी, अगर नहीं पता लग रहा सर कैसे पता लगा कि फोर्स वेरिएबल है, देखो x इक्वल टू है बेटा 2t³/3। अब आप dx/dt निकालो, यानी कि वेलोसिटी अभी हमने निकाली थी 2t², तो वेलोसिटी आ गई बेटा 2t²। एक्सेलरेशन इसकी डिफरेंशिएशन dv/dt कितनी आ गई बेटा 4t। एक्सेलरेशन 4t आ गई बेटा, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था। एक्सेलरेशन अगर टाइम पे डिपेंड करे तो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। और फोर्स क्या होता है बेटा ma, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब फोर्स भी वेरिएबल है क्योंकि a40 आ गया बेटा, तो a40 है तो फोर्स 40 इंटू 2 यानी कि 80 हो जाएगी, तो फोर्स भी टाइम पे डिपेंड कर रही है। अब देखना बेटा ध्यान से, तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ फ्रेम से तो आप समझ लेना। अब एक्सेलरेशन 40 आ गई बेटा। अब वर्क डन क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ओके एफ डी एक्स राइट। अब फोर्स की वैल्यू पुट करो, एम कितना हो गया बेटा 2 इंटू 40 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई बेटा, ये कितना आ गया 8t/dx। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई, ये t है और ये dx है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से dx की वैल्यू, अब यहाँ से देखो dx कितना आ गया, dx इक्वल टू 2t²dt। 2t²dt तो यहाँ पे पुट कर दो 8t, dx की वैल्यू 2t²dt, तो कितना आ गया बेटा 16, कांस्टेंट है बाहर आ गया t³ फ्रॉम 0 to 1। तो बेटा वैल्यू पुट कर दो, t³ की इंटीग्रेशन कितनी होगी t4/4, ये आ गया बाहर 4, और t4 0 to 1, 0 to 1 थी ना लिमिट, तो बेटा आपके पास देखो 4 जूल आ गया। अब आप देख के देखो वर्क एनर्जी थ्योरम ने हमारा काम कितना इजी कर दिया। आई वोंट डिस्करेज यू फ्रॉम डूइंग दिस, आपको ये भी आना चाहिए करना, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। और ये बेटा एक ऐसी चीज़ है, ये आपको 4 to 5 टाइम्स करनी पड़ेगी, ऐसे ये स्टेप्स याद नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, कई बार हम मुश्किल चीज़ें देख के हम डिस्करेज हो जाते हैं। डोंट डू दैट बेटा, आप उसको दूसरी बार करो। बिलीव मी, आप कोशिश करके देखो मुश्किल चीज़ को कि नहीं मैंने आज ये करना है, तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार आ जाएगा बेटा समझ। उससे ज़्यादा बार, शायद 5 बार भी लग सकता है कुछ चीज़ों में, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो पक्का सक्सेसफुल होगे। एंड आई एम पर्सनली टेलिंग यू दिस विल टेक सम टाइम। लेकिन आप देखो इसमें कितनी सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली, ये आपको अच्छे से रिपीट करके देखना चाहिए ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन जो किए थे वहाँ पर कहीं पर काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम से थोड़ा लेंदी हो रहा था, लेकिन यहाँ देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से कितना इजी हो गया, और इसमें काफ़ी सारे एरर भी हो सकते हैं। लेकिन अगेन ये जो स्टेप्स हैं बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके काम आने वाले हैं, वहाँ पर ये मैटर करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Work done by all the forces is equals to change in kinetic energy of the object. Work done by all the forces, which includes all kind of forces, whether contact force, whether field force, whether tension force, whether electromagnetic force, whether electrostatic force, whether magnetic force, कोई भी फोर्स हो बेटा, थोड़ा एंजॉय किया करो इन चीज़ों को। यस, कोई भी फोर्स हो, सारे वर्क डन अगर आपने ऐड किए वो एंड में किसके इक्वल आएंगे, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट, अब एक क्वेश्चन पे हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप plus 4j cap displaces an object from
0,1 to 4,4, 0,1 to 4,4, if the initial velocity is 1 meter per second, find the final velocity. फाइंड द फाइनल वेलोसिटी. लेट अस सी. अब ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसको सॉल्व करके देखते हैं. फोर्स दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी. तो स्ट्रेट वे ये आपका किसका क्वेश्चन हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन हो गया. अब बेटा पहले वर्क डन निकालना है, तो अगेन वेक्टर फॉर्म आ गई बेटा, वेक्टर लग गया. अगर आपको ये क्लियर नहीं है, आप प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर में जाके देखिए, वहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म के वर्क डन निकल जाएंगे, आपको वहाँ पे समझ आ जाएंगे. राइट, यस, लेकिन वेक्टर पहले आना चाहिए. अगर वेक्टर भी नहीं आता बेटा, फिर आपको वेक्टर देखना पड़ेगा. और इसमें कोई बुरी बात नहीं है बेटा, अच्छी बात है कि जितनी जल्दी आपको पता लग जाए कि अच्छा मुझे ये सीखना है. राइट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा. इफ़ यू रीड अबाउट लॉट ऑफ साइंटिस्ट, आपको बड़ा हेल्प होगा. एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, जिनके नाम पे एम्पियर ऐसा यूनिट ऑफ करंट है. आप उनके बारे में पढ़ोगे, वो 12 ईयर्स तक उन्होंने सारा मैथमेटिक्स फिनिश कर दिया था. एडवांस मैथमेटिक्स बेटा, जो पोस्ट ग्रेड तक लोगों को करवाया जाता है, तो 12 की एज पे उन्होंने वो ख़त्म कर दिया था. तो अब अगर आपको वेक्टर सीखना है तो क्या है बेटा, अगर आप 2 दिन बैठोगे अच्छे से, सारे मैंने सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, आप 15 लेक्चर हैं के आसपास, तो आप वो देखो, आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा. बट ये है कि बैठना है. तो सोचो उन्होंने क्या किया. अगर कोई 12 ईयर्स तक सब कुछ कर सकता है, तो हम उसके वेक्टर तो बेटा 1% भी नहीं है जो उन्होंने किया सिर्फ 12 की एज तक. मेरे को तो 12 की एज तक आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू स्पीक. मैं अच्छे से बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आता होगा, लेकिन बेटा हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस भी नहीं थी. तो आप सोचो, ऐसा किया जा सकता है, पॉसिबल है. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं आता, तो बस थोड़ा सा जाओ कि अच्छा मैं आज सब छोड़ दो, बाकी चीज़ें वो कर लो. राइट, हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है. अच्छा, फोर्स एफ वेक्टर, आप कहोगे सर एक दिन में 10 लेक्चर देखे जा सकते हैं. बेटा वो हम अपने आप को कम बोल लेते हैं कि अच्छा नहीं देखे जा सकते. राइट, हम पुश करें तो कुछ भी पॉसिबल होता है. राइट, 10 नहीं देखे जाएंगे बेटा, 2 देखे जाएंगे, 3, 4, 5, धीरे धीरे कोशिश करो बेटा, कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी बेटा हर बार. ओके, अच्छा ये दे रखा है. तो एफ वर्क डन बेटा क्या होता है आपका, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ एक्स भी लिख लेते हैं बेटा, आर भी लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर. अच्छा, यहाँ पे एफ वेक्टर तो क्लियर है बेटा, सीधा ही 3i कैप प्लस 4j कैप. बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर नहीं है, निकाल लेते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. फाइनल माइनस इनिशियल 4i कैप प्लस 3j कैप. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई. 4 - 0 i कैप, 4 - 1 यानी 3j कैप. एक्स कोऑर्डिनेट से i कैप का कोफिशिएंट आएगा, y कोऑर्डिनेट माइनस करने से j कैप का. तो बेटा वर्क डन हो गया सर. डॉट प्रोडक्ट 3 × 4 12 प्लस 4 × 3 12. तो बेटा कितना आ गया, 24 जूल. राइट, ये 24 जूल आपका वर्क आ गया. राइट, वैसे इनको यहाँ लिखना चाहिए न्यूटन, मैंने नहीं लिखा, शायद न्यूटन लिख लेते हैं, इसको मीटर लिख लेते हैं. अब ठीक है, ये 24 जूल. ओके, अब वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल. वर्क डन कितना हो गया बेटा 24. के फाइनल हमें नहीं पता, हाफ mv² माइनस, जस्ट ए सेकेंड बेटा, इसका मास भी दिया. यस, मास इज गिवन टू बी 2 kg. यहाँ पे लिख लेते हैं मास 2 kg दिया हुआ है. ओके, हाफ mv² माइनस हाफ इंटू m इंटू 1 का स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी इज 1. राइट, अब आप बेटा देखो इसको, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 24 इक्वल्स टू m कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि 2 kg है, तो v² माइनस 1. तो v² कितना आ गया बेटा 25.
तो v की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड आपके ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, राइट। सो ये एक डिफरेंट वे ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया, राइट। इसके बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं और आगे हम और भी करेंगे जब चीज़ें बेटा और आनी शुरू हो जाती हैं। अभी यहाँ पे अभी हम स्प्रिंग नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। जैसे जैसे वो चीज़ें आएंगी ये और ज़्यादा अच्छे से अप्लाई आप कर पाओगे, ठीक है। अभी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है इसकी, लेकिन बेटा आपको ये थ्योरम याद भी होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि हमें ये अप्लाई करनी है आगे, राइट। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम इसको अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given by if velocity of an object is given by v equals to 2x square, where x is the position, where x is the position, find the work done by all the forces in displacing the object from x equals to 0 to x equals to 1 meter. Mass of the object equals to 1 kg। ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, ओके। अब बेटा इसमें भी अगर आप फोर्स से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बेटा अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आता है, यस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कैन ट्राई विद द फोर्स ऑल्सो। लेकिन आप देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से कितना ईजी हो जाएगा। v इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है, तो हम पहले k इनिशियल निकाल लेते हैं बेटा, हाफ mv स्क्वायर। ये बेटा कितना आ गया 0। सर क्यों? क्योंकि v इनिशियल में आप x की वैल्यू बेटा 0 पुट करोगे, क्योंकि v जो है वो x का फंक्शन दी हुई है, यानी कि v x की टर्म्स में आपको दे रखा है। तो बेटा x 0 पुट करो इसमें तो v 0 आ गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 0। अच्छा, k फाइनल इक्वल्स टू हाफ m v कितना है बेटा 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू m1 इंटू 2x कितना दिया हुआ बेटा 1, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2 जूल आ गया। हाफ एम वी स्क्वायर हो गया बेटा, x की वैल्यू 1 है, इन्होंने x इक्वल्स टू 1 पे पूछा है, x 1 पुट करो 2 बच गया, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 जूल आ गया। तो बेटा आपके पास डेल्टा के ई आ गया, यानी कि फाइनल माइनस के इनिशियल कितना आ गया बेटा 2 जूल, एंड यही वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होने वाला है, राइट। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो बेटा आज हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को अच्छे से समझने की कोशिश की। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि देयर इज़ समथिंग विच कैन बी इम्प्रूव्ड, यू कैन अगेन राइट दैट। लेकिन बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोचना, क्वेश्चन करना, वो नहीं छोड़ना बेटा। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जेन्युइन हैं। टुडे ऑल्सो इन ए क्लास आई वाज टीचिंग एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट सेड कि सर मेरा एक स्टूपिड क्वेश्चन है, एंड बिलीव मी आई एम अ टीचर। जब उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा आई वाज शॉक्ड। वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था कि मुझे पूरा उसमें उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन उस बच्चे ने पहले ही वाज रादर शी वाज हेजिटेटिंग, तो वो झिझक रहे थे क्वेश्चन पूछने में, राइट। तो आई ऑलवेज इनकरेज, कुछ भी पूछो बेटा, जितना ज़्यादा आप पूछोगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। साइंस का मीनिंग ही बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चनिंग, वाई दिस, वाई दिस, वाई दिस,
राइट। तो कोशिश करो कि आप क्वेश्चन पूछो। एंड यस, प्लीज़ टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड थिंक हार्डर। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।